नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस सेशन में। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी या हम कह सकते हैं दुनिया का पहला शैक्षिक संस्थान जो कौन सा था? तक्षशिला था। चूंकि आज जो पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा था, वो समग्र हिंदुस्तान था। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तक्षशिला, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये पूरे विश्व का पहला शैक्षिक संस्थान था और यहाँ से बाहर तक्षशिला से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आने के चांस हैं। वर्तमान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी उसके केवल खंडर विद्यमान है। वर्तमान में यूनिवर्सिटी नष्ट हो गई। यहाँ तक कि जो गुप्त काल तक जब हम आते हैं तो फायान इस यूनिवर्सिटी का कोई उल्लेख नहीं करता। मतलब वहां तक आते आते तक्षशिला का महत्व समाप्त हो गया था। अब क्या हुआ था कि भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई सारे परिवर्तन आए थे। कई सारे परिवर्तन आए थे। क्या क्या परिवर्तन आए थे? तो वो परिवर्तन ये थे कि एक तो भारत में दूसरा नगरीकरण उस समय प्रारंभ हुआ और महाजनपदों का उदय हुआ। धीरे धीरे वो सारे महाजनपद मगध में समाहित हो गए। उसके अलावा नवीन धार्मिक विचार प्रभावी हुए जिनका नेतृत्व बौद्धों और जैनों ने किया। तीसरी चीज ये है कि नए नगर स्थापित हुए और शैक्षिक संस्थान स्थापित हुए। उन्हीं में से एक शैक्षिक संस्थान कौन सा था? तक्षशिला। उन्हीं में से एक शैक्षिक संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तक्षशिला में स्थापित हुआ। यदि वर्तमान में लोकेशन की बात की जाए तो रावलपिंडी, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। और वैसे रावलपिंडी जो नगर है उसका नाम भी मेवाड़ के रावल बप्पा के नाम पर पड़ा। बप्पा रावल के नाम पर उस जगह का नाम रावलपिंडी पड़ा। तो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी मानी जाती है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लेकिन तक्षशिला को वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि संस्कृति का पाश्चात्यकरण हुआ और पाश्चात्य इतिहासकारों ने ही इतिहास लेखन किया जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था। तो तक्षशिला को वो गौरव प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी भारत का द्वार किसे कहा जाता है? तक्षशिला को कहा जाता है। और यह शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत तक्षशिला में शिक्षा का माध्यम था। क्योंकि प्राचीन छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो सबसे प्रसिद्ध भाषा थी वो संस्कृत ही थी। तो इसलिए संस्कृत यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम था। तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पे की थी और यहाँ का प्रशासन तक्ष को सौंपा था। संभवतः इस वजह से तक्षशिला का नाम क्या पड़ गया? तक्षशिला पड़ गया। तो स्थापना भरत ने की थी, स्थापना भरत ने की थी और प्रशासन किसको सौंपा था? तक्ष को सौंपा था। अब तक्षशिला में समग्र रूप से कोई व्यवस्थित मतलब सिस्टम नहीं था। यहां पर क्या थे कि जो अलग अलग आचार्य थे, अलग अलग प्रोफेसर्स थे और उन प्रोफेसर्स के अलग अलग शैक्षिक विद्यापीठ थे। तक्षशिला एक पूरा कैंपस था और उसमें अलग अलग आचार्यों के स्वतंत्र विद्यापीठ हुआ करते थे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो विद्यापीठ का प्रमुख होता था आचार्य, वो अनेक टीचरों की नियुक्ति किए रखता था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिट्ठी आचार्य कहा जाता था। जो आचार्य क्या कहलाते थे? पिट्ठी आचार्य कहलाते थे। ठीक है। अब एक आचार्य के निर्देशन में 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। जब एक आचार्य के निर्देशन में 500 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो यहां पर बहुत सारे आचार्य थे, तो काफी संख्या यहां विद्यार्थियों की रही होगी। यहां प्रवेश की आयु सीमा थी कि 16 वर्ष की आयु के पश्चात माता पिता की अनुमति के बाद ही यहां पर प्रवेश दिया जाता था। यहां अनेक विधाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें से जो प्रमुख विधाएं थी वो एक तो धनुर्विद्या मतलब धनुष चलाना और दूसरा चिकित्सा। ये यहाँ की प्रमुख विधाएं थी। इनके लिए तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे और वो विद्यार्थी जो है वो 3 प्रकार के विद्यार्थी होते थे। आचार्य भागदायक, आचार्य भागदायक विद्यार्थी होते थे। जो आचार्य होता था उसको 1000 कासार्पण, कासार्पण हुआ करते थे चांदी के सिक्के। तो 1000 कासार्पण देकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वो क्या कहलाते थे? आचार्य भागदायक कहलाते थे। दूसरे प्रकार के जो विद्यार्थी थे वो कहलाते थे धम्मन्ते वासिक।
वो क्या करते थे कि दिन में तो आचार्य की सेवा करते थे और रात में आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे। वो विद्यार्थी क्या कहलाते थे? धम्मंतेवासिक विद्यार्थी कहलाते थे। और तीसरे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आचार्य को शुल्क देते थे, तो वो तीसरे प्रकार के विद्यार्थी थे। कुल मिला के तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कितने प्रकार के विद्यार्थी हुआ करते थे? तो 3 प्रकार के विद्यार्थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। यदि एक व्यवस्थित संस्थान होता तो निसंदेह तक्षशिला का गौरव जो है वो पूरी दुनिया में फैलता, क्योंकि अलग अलग आचार्यों के अलग अलग विद्यापीठ थे, इसलिए संभवतः तक्षशिला को वो गौरव भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में प्राप्त नहीं हो पाया। जो धौनसाक जातक है, मैंने अभी बताया कि पूरे देश से यहाँ पर विद्यार्थी आते थे। यहाँ जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उसके बारे में धौनसाक जातक में ऐसा लिखा हुआ है कि सारे देश के ब्राह्मण और क्षत्रिय विद्यार्थियां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय तो आते ही थे, तक्षशिला में केवल द्विजों को प्रवेश दिया जाता था। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको प्रवेश दिया जाता था और यहाँ पर शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। कई राजकुमार, अलग अलग राज्यों के राजकुमार जिन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की, तो वो कौन कौन राजकुमार थे? काशी के राजकुमार ब्रह्मदत्त ने यहीं शिक्षा प्राप्त की, कुरु के राजकुमार सुत सोम ने यहीं शिक्षा प्राप्त की, मगध के राजकुमार अरिंदम ने यहीं शिक्षा प्राप्त की, मिथिला जो या विदेह जो था वहां के राजकुमार सुरुचि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की, और इंद्रप्रस्थ जो खांडवप्रस्थ या दिल्ली, पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया गया था, उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया, तो वहां के राजकुमार धनंजय ने कहां शिक्षा प्राप्त की? तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की। तो इन सारे राजकुमारों की शिक्षा कहां पर हुई थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय ने देश को कई इतिहास प्रसिद्ध विभूतियां दी, कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने इतिहास को प्रभावित किया, उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। सबसे पहले तो जो कौशल महाजनपद था, उस कौशल महाजनपद के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की शिक्षा कहां हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। दूसरी चीज, मगध के राजवैद्य हुआ करते थे जीवक, मगध के राजवैद्य जीवक, ये वही राजवैद्य जीवक हैं जिन्हें राजवैद्य जीवक ने यहां पर दुनिया भर की जड़ी बूटियों की खोज की थी तक्षशिला में। तो राजवैद्य जीवक को एक बार ये जीवक था, ये किसके समकालीन था? मगध के राजा बिंबिसार के समकालीन था। और उस समय एक और जनपद हुआ करता था अवंती, अवंती के राजा हुआ करते थे चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गया था, उसकी चिकित्सा करने बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को ही भेजा था। तो जीवक अपने समय का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री हुआ करता था। उसके अलावा पाणिनि, प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो वो पाणिनि की शिक्षा कहाँ ही हुई थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही हुई थी। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं कि निम्न में से किसकी शिक्षा तक्षशिला में नहीं हुई थी। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं, हर हाल में याद रखने हैं। उसके अलावा पतंजलि की शिक्षा यही हुई थी। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, वो पतंजलि की शिक्षा यहीं पर हुई थी। चाणक्य जो था या कौटिल्य जो था या विष्णुगुप्त जिसका मूल नाम था, या जिसे भारत का मैकियावली कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र लिखा, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, उस चाणक्य की शिक्षा भी यहीं हुई थी और वो आचार्य या प्रोफेसर भी यहीं था। और चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी, घनानंद का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। और उस क्रम में चाणक्य ने विंध्याचल के जंगलों में राजकीलम खेल खेलते हुए एक बालक को खरीदा था, और वो बालक को खरीद के वहां से और तक्षशिला लाके उसको शिक्षित किया। वही बालक इतिहास में किस नाम से जाना गया? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य का इतना विस्तार किया कि उस साम्राज्य के बारे में विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने उन वैज्ञानिक सीमाओं को प्राप्त कर लिया था जिनके लिए अंग्रेज और मुगल हमेशा प्रयासरत रहे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए।
ठीक है। उसके अलावा चरक, कनिष्क के दरबार में आयुर्वेदाचार्य जो था, चरक जो था, उनकी शिक्षा ये कहां पर हुई थी? तक्षशिला में ही हुई थी। बौद्ध विद्वान वसुबंधु की शिक्षा कहां पर हुई थी? तक्षशिला में ही हुई थी। तो ये सारे तक्षशिला में वो प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे जिनकी शिक्षा हुई थी। उसके अलावा तक्षशिला में उस समय आचार्य कौन कौन हुआ करते थे? तो कौटिल्य या चाणक्य, वो तक्षशिला में आचार्य हुए। उसके अलावा चरक जो कनिष्क के दरबारी थे, आयुर्वेदाचार्य थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, वो यहां पर आचार्य रहे। और विष्णु शर्मा यहां पर आचार्य रहे। ये तक्षशिला के प्रमुख आचार्य थे। गुप्त काल तक तक्षशिला, धीरे धीरे क्या हुआ कि बीच में मौर्य काल के बाद, मौर्य काल तक तक्षशिला को पूरा पूरा संरक्षण मिला। मौर्य काल के बाद क्या हुआ कि जब विदेशी आक्रमण हुए, इंडो ग्रीक, सक्स, सीथियन, इनके जब आक्रमण हुए, तो कुषाण, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि तक्षशिला का विध्वंस हो गया, तक्षशिला की प्रसिद्धि समाप्त हो गई। क्योंकि जो फाहियान है, फाहियान किसके काल में आया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके काल में आया था। और फाहियान ने फोग्यो की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में अपने जो संस्मरण फाहियान ने लिखे हैं, उनमें फाहियान कहीं पर भी तक्षशिला का उल्लेख नहीं करता। इसका मतलब यह है कि तक्षशिला का गौरव यहां तक समाप्त हो गया था, चंद्रगुप्त सेकंड के काल तक। और फिर इसके बाद जो कुमारगुप्त था, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, इस कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। तो संभवतः तक्षशिला का स्थान फिर किसने ले लिया था? नालंदा ने ले लिया था। और फिर नालंदा के बाद बख्तियार खिलजी ने बहुत बाद में नालंदा को ध्वस्त किया था। उससे पहले ही यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी। वल्लभी शिक्षा का केंद्र था, काशी शिक्षा का केंद्र था। हर्ष के काल में कन्नौज का भयंकर उत्कर्ष हुआ था, तो वो शिक्षा शैक्षिक केंद्र था। तो बहुत सारे शैक्षिक केंद्र स्थापित हो गए। लेकिन तक्षशिला का जो भारत के इतिहास में महत्व है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। भारत में विश्वविद्यालयों की आधारशिला कहां से मानी जाती है? तक्षशिला से मानी जाती है। तो ये सारी जानकारियां किसके बारे में थी? तक्षशिला के बारे में थी। नेक्स्ट जो सेशन होगा, वो सेशन नालंदा के बारे में होगा। और हम नालंदा के बारे में चर्चा करेंगे। वो नालंदा चर्चित भी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है अभी वहां। तो निश्चित रूप से नालंदा से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी किसी भी स्टेट के लिए, और इस स्टेट पीसीएस DSSS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जो है वो दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर स्टार्ट की गई है, जिसमें टोटल 10 टेस्ट होंगे। और प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल मिला के टोटल 1000 क्वेश्चन होंगे, जो भारत के इतिहास के प्राचीन काल एंसेंट इंडिया, मध्यकाल मिडाइवल इंडिया, और आधुनिक काल मॉडर्न इंडिया से संबंधित होंगे। और उसके अलावा इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो निश्चित रूप से ये टेस्ट सीरीज हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये टेस्ट सीरीज दीपक एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।